Hello friends, I am Komal Balala. Welcome you all to our YouTube channel. 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में हमने ऑलरेडी मई एंड जून मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। G4 फ्लू, आप सबने स्वाइन फ्लू का नाम सुना है, उसी टाइप का ये नया फ्लू मिला है जिसका नाम है G4 फ्लू। ओके तो ये क्या है? न्यू फॉर्म ऑफ स्वाइन फ्लू। तो ये जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है ना, फ्यूचर में हो सकता है कि ये भी महामारी का रूप ले सकता है। तो इसकी जो इसकी सिम्टम्स है वो H1N1 से मिलते जुलते हैं। ओके और H1N1 क्या था? उसने 2009 में पैंडेमिक, मतलब वो भी महामारी थी 2009 में। ओके ये जो वायरस है बेसिकली पिग्स में फाउंड हुआ है अभी, और जो ह्यूमंस में सर्कुलेट हो रहा है। अब इसकी सिम्टम्स क्या क्या है? खांसी, सिर दर्द होता, छींक आना, कफ होना, ठीक है, और गरगराहट होना, ये सब है। और उसके साथ साथ ही एक और नई है कि बॉडी वेट लूज होना, मतलब वजन कम होना। कितना? 7.3 to 9.8%। ओके अब ये जो स्ट्रेन है ये जैसे ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स है ना, SARS-CoV-2 वायरस, उसी टाइप जिसमें ACE2 रिसेप्टर्स इन ह्यूमन, तो ये भी वहाँ पे पाया गया है। तो ये क्या करेगा कि ह्यूमन जो है उसमें सर्कुलेट होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब अभी ऐसा पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, बट ह्यूमंस में ये सर्कुलेट हो रहा है। अब इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो कितनी है, ये सब अभी कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ है। ओके तो G4 फ्लू वायरस कहाँ पे? चाइना में। किससे संबंध, मतलब किसके जैसा है? H1N1 जैसा है। ओके तो सिम्टम्स भी H1N1, जिसे क्या कहा जाता है? स्वाइन फ्लू। ओके अब है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स होते क्या हैं? सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो वो मटेरियल्स है एक्चुअली, जिनका जो एक डायमेंशन जो होता है ना वो 100 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ओके तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या हो गए हैं? आर दोज पार्टिकल्स दैट आर एटलीस्ट 1 डायमेंशन स्मॉलर देन 100 नैनोमीटर। इसकी खासियत क्या है? इसका हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है। ये दे कैन प्रोवाइड ट्रेमेंडस ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो मतलब है ऊंचे तापमानों पर फैलाव के लिए तीव्र चालन बल प्रदान कर सकते हैं ये, ठीक है। तो अब ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं ये बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। अब इसकी खासियत ये है कि ये मेल्ट है ना 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है, जबकि जो प्योर गोल्ड, जो कोर गोल्ड होता है, सोना जो होता है, वो 1064 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो इसको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर ये जल्दी मेल्ट हो रहा है तो डे टू डे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अपन यूज़ कर पाएंगे। ओके उसके साथ साथ ही जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है वो सोलर रेडिएशन अब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होती है कंपैरिजन में बल्क गोल्ड के, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, फोटोवोल्टाइक सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी तरीके से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक तरीके से ये एक बेटर कैंडिडेट हो जाएगा किसका? फोटोवोल्टाइक सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ओके अब है ग्लोबा एंडरसोनी, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली एक तरीके का पेड़ है जिसे हाल ही में पुणे और केरला के जो साइंटिस्ट है उन्होंने रीडिस्कवर्ड किया है, जो कि रेयर और क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट है, स्पीशीज है, ठीक है। और ये रीडिस्कवर्ड किया है ऑलमोस्ट 136 ईयर्स के बाद, मतलब 136 सालों के बाद इसे वापस से पुनः खोजा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिला है? सिक्किम, हिमालय, तिस्ता रिवर के पास में। तो ये जो प्लांट है इसे डांसिंग लेडी और स्वान फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक्सटेंट हो चुका था पहले, और इसका जो कलेक्शन है वो सिंस 1875 अंटिल इट्स रिकलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1875। ओके ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और नैरोली एंडेमिक भी है। इसकी जो स्पीशीज़ है वो बेसिकली तिस्ता रिवर की जो आसपास का एरिया है वहीं रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें सिक्किम, हिमालय हो गए, दार्जिलिंग हिल आ गई। अब इसकी खासियत क्या है? वाइट फ्लावर्स होते हैं, येलो लिप्स होती है, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं। ओके तो ग्लोबा एंडरसोनी है क्या? सिंपल सी बात है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है। कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ये?
ये सिक्किम हिमालय में पाई जाती है नियर तिस्ता रिवर वैली। ओके, कॉगेक्स। कॉगेक्स क्या है? एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट है। किससे रिलेटेड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि हर साल होती है लंदन में, और इसमें मोर देन 15,000 पार्टिसिपेंट्स पार्ट लेते हैं, जिसमें हाई लेवल बिजनेस हो गए, गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट्स हो गए, इंडस्ट्री हो गई, रिसर्च, सब दूर से लोग आते हैं। अब क्या हुआ कि माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क करके जो है, जिसने मतलब उसको प्राइज मिला गया है, तो उसने क्या है, ट्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करी कम टाइम पीरियड में बाय माई जीओवी। ओके, तो इस वजह से उसका प्राइवेट पार्टनर कौन था? जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये जो इन्होंने क्या किया एक्चुअली, एक है ना वो मतलब एआई सक्षम करके एक चैटबॉट जो होता है ना, चैट बॉक्स बनाया इन्होंने, जो आपको मतलब है ना एक तरीके से भारत के नागरिकों को कोविड-19 से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में मदद कर रहा था। तो ये जो चैट बॉक्स है, ये किसने डेवलप किया है? माई जीओवी, जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और व्हाट्सअप। अब माई जीओवी जो है वो क्या है, 2014 में लॉन्च किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि टू वे कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, किसके बीच में? गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है? पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन इंडिया को फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब एक तरीके से पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है। तो माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क जो चैटबॉट है, उसको 2 अवार्ड मिले। एक तो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, और सेकंड प्राइज मिला है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर, किसमें? कॉग एक्स 2020 में। ओके, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये क्या करता है? बेसिकली जो महिलाओं की संख्या घट रही है उससे रिलेटेड रिपोर्ट है। तो ये है अगेंस्ट माई विल, टाइटल था इस बार, अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। तो इन्होंने क्या किया कि एटलीस्ट कम से कम 19 ह्यूमन राइट वायलेशन अगेंस्ट वुमेन को हाईलाइट किया। मतलब क्या क्या मानवाधिकार जो महिलाओं के विरुद्ध होते हैं उनको हाईलाइट किया, और उसमें से भी 3 पे मेन फोकस रखा। कौन कौन है? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एक्सट्रीम बायस अगेंस्ट डॉटर्स और इन फेवर ऑफ सन्स, एंड चाइल्ड मैरिज। ये 3 हो गए। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है, और एक जो बायस होता है ना बेटा और बेटी के बीच में, वो, और एक और हो गया चाइल्ड मैरिज। तो अब बताए, इंडिया की रिपोर्ट ये बोल रही है कि 1 in 3 गर्ल्स ग्लोबली मिस होती है सेक्स सिलेक्शन के कारण, दोनों ही तरीके से, प्री नटाल भी और पोस्ट नटाल भी। तो 46 इंडिया से 46 मिलियन आउट ऑफ द टोटल 142 मिलियन, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 142 मिलियन मिस हो रही है, उसमें से 46 मिलियन तो केवल इंडिया से ही मिस हो रही है। तो यहाँ इंडिया में हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सेस है फीमेल डेथ की, जो कि है 13.5% 1000 फीमेल बर्थ पे। ओके, जो कि बहुत कम है। और अराउंड 4,60,000 गर्ल्स वेंट मिसिंग एट बर्थ, वो जन्म ही नहीं लेती, विच मीन्स दे वर नॉट बॉर्न। क्यों? किसके कारण? सेक्स सिलेक्शन बायस के कारण। किसके बीच में? 2013 से 17 के बीच में। बहुत हानिकारक सिचुएशन है। एक्सेलरेट विज्ञान, अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है, किससे? साइंटिफिक रिसर्च को डेवलप करने के लिए, कि देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए किसने लॉन्च की है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, उसका नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उसने ये स्कीम लॉन्च की है। इसका मकसद क्या है? encourage high-end scientific research and preparing scientific manpower which can lead to careers in science and knowledge-based economy। विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को शोध, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एकल राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा? टू एक्सपांड द रिसर्च बेस्ड विथ 3 ब्रॉड गोल्स। एक तो है कंसोलिडेट करना सारे के सारे साइंटिफिक प्रोग्राम का, फिर हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, और है कि मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना रिसर्च इंटर्नशिप के लिए।
ओके ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम, इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, और थर्ड है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। इसके दो कंपोनेंट है, अभ्यास और सम्मोहन। तो अभ्यास में अंडर इट इसमें क्या होगा, बेसिकली दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 मतलब एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे विंटर सेशन के लिए। अब ये क्या करेगा, बेसिकली इसका अभ्यास है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना। कैसे? तो इनेबलिंग एंड ग्रूमिंग पोटेंशियल पीजी, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं और पीजी स्टूडेंट्स, उनको मतलब उनको उनके पोटेंशियल को ग्रूमिंग करनी है बाय मीन्स ऑफ डेवलपिंग देयर रिसर्च स्किल्स इन सेलेक्टेड एरियाज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स और फील्ड। अब इसमें दो कंपोनेंट है। देखो कार्यशाला, नाम से ही पता चल रहा है कार्यशाला, तो क्या है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना। और दूसरा नाम है वृत्तिका, मतलब ये है रिसर्च इंटर्नशिप। ठीक है, तो दो ये क्या करेंगे, मतलब कि उन रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो उन सबको क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, इंटर्नशिप भी मिलेगी, और इस तरीके से अपना जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बूस्ट होगा। अब सम्मोहन दो है, संयोजिका और एक संगोष्ठी। ठीक है, संयोजिका जो है बेसिकली एक ओपन एंडेड प्रोग्राम है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब ये क्षमता निर्माण कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। किसके द्वारा, मतलब ये सारे गवर्नमेंट जो फंडिंग एजेंसीज है वो उसमें सपोर्ट करेगी। और संगोष्ठी क्या है, सर्व का प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है जो कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। अब इसका जो एग्जीक्यूशन करेगा वो कौन करेगा, इंटर मिनिस्ट्रल ओवरसीइंग कमेटी, जिसमें सारी की सारी साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट has been constituted for the purpose of supporting SERB in implementing the AV scheme. ओके तो ये क्या है, इंटर मिनिस्ट्रल ओवरसीइंग कमेटी है इसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो एक्सेलरेट विज्ञान, फटाफट से रिवाइज करते हैं। एक्सेलरेट विज्ञान किसकी स्कीम है, सब की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसका एम क्या है, हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मेन पावर। तीन गोल कौन कौन से हो गए, कंसोलिडेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम, इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। अब है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आप सबने सुना होगा कि अभी जो हो इंडिया चाइना वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, जो मतलब दोनों में टकराव चल रहा है, तो क्या है कि अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अपन काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ खुद भी बना रहे हैं। ठीक है, तो और क्या क्या अपन ने डिफेंस में इंक्लूड की है, मिसाइल हो गए, फाइटर जेट हो गए, ये सारे, तो उसके लिए प्रपोजल्स लेके आए। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ प्रपोजल जो है अप्रूव किए हैं, जो कि तीनों सर्विसेज की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा। कौन कौन से सेक्टर की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। अब प्रपोजल में क्या है, बाइंग मिसाइल सिस्टम को खरीदना और उसके साथ साथ ही फाइटर जेट्स भी खरीदना। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है 33 एयरक्राफ्ट उसने खरीदते हैं, जिसमें इंक्लूड है मिग 29 फ्रॉम रशिया, सुखोई फाइटर फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और मिसाइल सिस्टम में पिनाका एमिनेशन हो गया, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गया, और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हो गया विथ ए रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर अमंग अदर। अब देखो पिनाका एम्यूनिशन है क्या, ये क्या है, बेसिकली एक पिनाका प्रणाली है। ओके इसके अंदर सिंपल सी बात है, एक रॉकेट प्रणाली है। एक वर्ड में समझा जाए तो पिनाका इज इक्वल्स टू रॉकेट प्रणाली। ठीक है, तो ये ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। किसने बनाया है, डीआरडीओ में बनाया है। अब इसके अंदर देखो रॉकेट भी होता है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी होता है, बैटरी कमांड पोस्टर भी है, लॉडर कम रिप्लेनिशमेंट व्हीकल भी होता है ना, रिप्लेनिशमेंट व्हीकल भी होता है, डीकोरा मैट रडार भी होता है। और ये जो पिनाका है इससे अपन ने कारगिल वॉर में भी यूज़ किया था। अब है अस्त्र मिसाइल, किसने डेवलप की है, डीआरडीओ ने। बियॉन्ड विजुअल रेंज है, किसकी है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की पार्ट है। तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट से डिज़ाइन टू बी माउंटेड ऑन फायर एयरक्राफ्ट। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं फायर एयरक्राफ्ट है ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी होती है इसकी, और ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ में सर्व की जाती है स्ट्राइक कैपेबिलिटी के टाइम में। तो ये जो होती है अस्त्र, ये सुपरसोनिक को नष्ट करने में भी सक्षम है। कौन, अस्त्र मिसाइल।
अब है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम, किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया। ये बेसिकली क्या करेगा, ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसकी फायरिंग रेंज को एक्सटेंड करेगा 1000 किलोमीटर तक। इसके अंदर देखो फीचर्स क्या क्या है, एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन है, वर्टिकल लॉन्च यूजिंग सॉलिड बूस्टर है, थ्रस्ट वैक्टर कंट्रोल सिस्टम है, बूस्टर सेपरेशन है, इन फ्लाइट विंग डिप्लॉयमेंट है, इन फ्लाइट इंजन स्टार्ट है, लॉन्ग रेंज वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, अब प्रपोज जो डेवलपमेंट है, फुल्ली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कैन ग्रेटली एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। ये सारी की सारी इंडिजिनस बिल्ड है। तो ये क्या हो गया, मेक इन इंडिया इन डिफेंस। ओके, जैसे अपन आत्मनिर्भर बोल रहे हैं ना, तो आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर और मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर, तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। अब है मिग 29 फाइटर जेट, ठीक है, किसने बनाया है? सोवियत रशिया ने बनाया है। 2 इंजन है इसमें, मल्टी रोल फाइटर जेट है। कब? 1970s में बनाया गया था। Su-30 MKI फाइटर जेट्स, सुखोई Su-30, ये भी ट्विन इंजन 2 सीट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे बनाया है रशिया सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन ने। ये मल्टी रोल फाइटर है, ऑल वेदर एयर टू एयर एयर टू सरफेस डीप प्रोहिबिशन मिशन के लिए। ओके, ये फाइटर जेट्स है। अब है रशिया, आप सबने सुना होगा कि जो पुतिन है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया है 2036 तक। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। एक्चुअली हुआ ये कि रशियन सिटीजन ने मतलब रेफरेंडम के थ्रू व्लादिमीर पुतिन का प्रेसिडेंसी जो है जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया। अब रेफरेंडम में उन्होंने कुछ क्लॉज रखे थे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पेंशन और वेज ज़्यादा दी जाएगी, गे मैरिज पे बैन है, ठीक है, और उसके अलावा फेथ इन गॉड, ऐसे कुछ कोर वैल्यूज़ रखी, ठीक है। अब रेफरेंडम होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, एक डायरेक्ट एंड यूनिवर्सल वोट है जिसमें कि पूरा एंटायर इलेक्टोरेट जो होता है ना उसे इन्वाइट किया जाता है पर्टिकुलर प्रपोजल पे वोट देने के लिए। ओके, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। वैसे तो रशिया का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे सिर्फ 2 कॉन्सिक्यूटिव प्रेसिडेंशियल टर्म्स ही है, मतलब 2 साल से वो ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता है, ठीक है। तो थियोरी में तो ये हो गया कि 2 टर्म लिमिट इन थियोरी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ने क्या किया कि पुतिन के टर्म को रीसेट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्शन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा 2024 में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रेफरेंडम करंट प्रेसिडेंट जो है रशिया का व्लादिमीर पुतिन, वो 2 more 6 ईयर टर्म कब तक रहेगा, 2036 तक रहेगा, जब जिसका जो टर्म एक्सपायर हो रहा था 2024 में। तो 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद से वो 2036 में रहेगा। वैसे 2036 तक प्रेसिडेंट है कौन, व्लादिमीर पुतिन। अब है बोत्सवाना, आप सबने न्यूज़ में सुना होगा, बोत्सवाना का एक डेल्टा है ओकावांगो, वहाँ पे बहुत सारे हाथियों की डेथ हुई है। अब उसका कारण क्या है अभी तक पता नहीं लगा है, ठीक है। तो द कोज ऑफ द डेथ इज़ येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। अब है ओकावांगो डेल्टा है क्या, बेसिकली क्या है कि ये एक इंटीरियर डेल्टा सिस्टम है, ठीक है, जो कि जो पानी है ना ओकावांगो रिवर का, वो किसी सी या ओशन में नहीं जाता है, और एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, इनलैंड टाइप का सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस डेल्टा कंप्राइजेस, तो अब जैसे इनलैंड होगा तो वो मार्शलैंड टाइप से सिचुएशन हो जाती है, और सीजनली ये फ्लडेड प्लेन भी हो जाता है। अब ये जो डेल्टा है वो बेसिकली कालाहारी डेजर्ट का पार्ट है, और एग्जिस्टेंस कहाँ से है, ओकावांगो रिवर से है। अब ओकावांगो जो रिवर आ रही है वो ऐसे फैल जाती है पूरी तरह से, ठीक है। अब ये जो ओकावांगो डेल्टा है, यहाँ पे कुछ मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहती है, जिसमें चीता हो गए, वाइट राइनासोर्स हो गया, ब्लैक राइनासोर्स हो गया, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग और लायन, ठीक है। बोत्सवाना क्या है, कहाँ की है, सबसे इंपॉर्टेंट लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका की, और 70% टेरिटरी जो है वो कालाहारी डेजर्ट से कवर्ड है। बोत्सवाना में वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की कितनी है, 1,30,000 अराउंड है, और अफ्रीका की ओल्डेस्ट कंटिन्यूस डेमोक्रेसी है बोत्सवाना में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि एलिफेंट कंजर्व को लेके काफ़ी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद इतनी डेथ हो रही है, तो उसका कारण क्या है। अब इस डेथ में क्या हो रहा है, कुछ देखो, ये आप फिगर में देख रहे हैं कि हाथी ऐसे ही, तो इन्होंने सैटेलाइट इमेज के थ्रू ये पता किया है कि बहुत सारे हाथी मर रहे हैं वहाँ पे,
ठीक है। और कुछ ऐसे भी पता चला है कि कुछ हाथी जो है वो चलने में मतलब चल नहीं पा रहे हैं, बहुत कमज़ोर से हो गए हैं, तो कुछ की तो डेथ हो गई और कुछ कमज़ोर से हो गए, मतलब वो आने वाले थोड़े टाइम में मर जाएंगे, तो उसकी बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी बहुत ज़रूरी है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020, अब क्या है, कोविड-19 की जितनी जल्दी ड्रग मिलेगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि केसेस तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक हैकाथन स्टार्ट किया है या लॉन्च किया है, उसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। अब ये क्या करेगा कि ड्रग कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, किसके अगेंस्ट, SARS-CoV-2 बाय इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी। अब क्या है, कोई भी इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो SARS-CoV-2 से रिलेटेड ड्रग्स बना रही है तो उनको आइडेंटिफाई करेगा। अब ये जो DDH 2020 है, ये इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव, बहुत सारे लोग हैं इसमें, देखो कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और CDEC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, MyGov है, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। अब पार्टिसिपेंट कौन कौन होगा, रिसर्चर्स और फैकल्टी अराउंड द वर्ल्ड, कोई भी स्टूडेंट भी हो सकता है जो इंडिया में पढ़ रहा हो या बाहर पढ़ रहा हो। अब इसमें क्या होगा कि 3 ट्रैक बनाए गए हैं। अब फर्स्ट ट्रैक में ये लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ड्रग डिज़ाइन से रिलेटेड, उसमें कंपाउंड क्या क्या है एग्जिस्टिंग डेटाबेस से निकालेंगे, ठीक है। सेकंड ये देखेंगे न्यू टूल्स को डेवलप करेंगे और अल्गोरिथम्स डेवलप करेंगे डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके, AI और मशीन लर्निंग के अप्रोच को यूज़ करके, ताकि क्या होगा कि मिनिमल टॉक्सिसिटी होगी, मैक्सिमल स्पेसिफिसिटी और सेलेक्टिविटी। ट्रैक 3 में वो सारे जो केवल नोवल और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ इन दिस फील्ड, ओके। अब है 2 है ना बटरफ्लाई स्पीशीज़ मिली है इंडिया में, 2 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज़। एक्चुअली होता है क्या है, UPSC कोई भी ऐसे कोई न्यू स्पीशीज़ मिलती है उस पर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, क्योंकि ये स्पीशीज़ जो होती है ना, ये एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनका एक मेजर रोल होता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 2 बटरफ्लाई की स्पीशीज़ मिली है। कौन कौन सी है, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एक है एल्यूजिव प्रिंस। कहाँ पे मिली है, अरुणाचल प्रदेश, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक है, ये बेसिकली विजयनगर विलेज ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि म्यांमार की बॉर्डर टच करती है। और ये है एल्यूजिव प्रिंस, कहाँ पे मिली है, मियांग सब डिवीजन, सिचुएटेड ऑन द कहाँ पे, नंदप्पा नेशनल पार्क। ये इंडिया में जो केवल मेल स्पेसिमेन है, किसका, एल्यूजिव प्रिंस, यही मिली है, कोई फीमेल स्पेसिमेन नहीं मिला। फर्स्ट कहाँ रिकॉर्ड की गई थी, टॉनकिन इन नॉर्थ वियतनाम में। दिस डिस्कवरीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंडिकेट द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट। और इससे टोटल अभी बटरफ्लाई की स्पीशीज़ इंडिया में हो गई है 1327, 1327, ओके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आप सबने अभी जब मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया है नवंबर तक। अब ये है क्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बेसिकली लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें क्या है कि सफिशेंट फूड पुअर और नीडी को दिया जाता है, ये मतलब कोरोना वायरस क्राइसिस के दौरान, ताकि क्या है कि वो भूखे नहीं मरे, कोई भी भूखा ना सोए। इस मकसद के तहत सबको सफिशेंट फूड दिया जाता है। तो ये जो है फर्स्ट रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया था उसी के तहत अनाउंस की गई थी। अब इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होगा, देखो PDS वाले सारे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें अंत्योदय अन्न योजना वाले हो गए, प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो गए या राशन कार्ड होल्डर्स हो गए, ठीक है, वुमेन जनधन अकाउंट होल्ड गए, मनरेगा वर्कर्स हो गई, वुमेन SSG, ओल्ड एज विडो, डिसेबल्ड पेंशनर्स, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, मतलब फार्मर जिनको भी थोड़ी नीड है वो सारे। और एलिजिबल बेनिफिशरीज को क्या मिला जाएगा, 5 किलो गेहूं या चावल, दोनों में से एक चीज़, और 1 किलो चना हर महीने दिया जाएगा। अब इसको स्कीम को नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ओके। सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया। अब इसमें एक्सपर्ट इंक्लूड किए जाएंगे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से, जो कि दिल्ली में है, और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी होगा। अब देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी एक्चुअली है क्या, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे एनवायरनमेंट मिनिस्टर चेयर करता है, मतलब हेड कौन होता है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर होता है। ये एक्चुअली ये करती है कि पूरे कंट्री में जो जूज़ है ना उनको रेगुलेट करती है। कोई भी जू अगर खुल रहा है या स्टार्ट हो रहा है
तो उसको CZA का जो है रिकॉग्नाइजेशन ज़रूरी है, तभी वो चल सकता है, मतलब चला सकते हैं। अब जो अथॉरिटी क्या करती है, गाइडलाइंस बनाती है, रूल्स प्रिस्क्राइब करती है कि एनिमल इधर से उधर कैसे जाएंगे। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, चेयरमैन के साथ साथ 10 मेंबर्स और होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है, और मोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑफिशियल इन द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, और नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स आर दोज हु आर, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, ये लोग ही होते हैं। नीमू, आप सबने सुना होगा कि मोदी जो है वो सडनली मॉर्निंग में लद्दाख पहुंच गए थे। अब वो कहाँ गए थे, तो नीमू ही गए थे, जो कि लद्दाख में है। इंडियन ट्रूप से इंटरेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुंच गए थे। अब नीमू है क्या, बेसिकली एक रिजर्व ब्रिगेड हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का। इसकी सिग्निफिकेंस ऐसे है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड बनाई है पादुम इन जांस्कर वैली से लेके नीमू तक, एक विलेज है बेसिकली साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में, जिससे जो सराउंडेड है जांस्कर रेंज के सराउंडेड है, सराउंडेड बाय जांस्कर रेंज, और इट इज़ फेमस फॉर ऑफरिंग व्यू ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस और जांस्कर रिवर्स। मैग्नेट हिल जो है इज़ ए ग्रेविटी डिफाइंग रोड 7.5 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ नीमू। उद्योग सेतु, आरोग्य सेतु सुना है, आरोग्य सेतु का काम आता है कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करता है। उसी टाइप से कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने एक अर्ज किया है कि उद्योग सेतु करके ऐप बनाया जाए, जो कि आरोग्य सेतु के सिमिलर हो, लेकिन वो आरोग्य सेतु कोविड के लिए है, वैसे ही उद्योग सेतु MSME के लिए है। वो MSME जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा बैडली हिट है, मतलब सबसे ज़्यादा उनकी हालत बुरी हुई है। वो सारे, अगर वो सारे MSME हैं जिनकी हालत सबसे बुरी हुई है कोविड-19 की वजह से, उनको उद्योग सेतु में डाला जाए। अब इसमें क्या होगा, नेम ऑफ एंटरप्राइजेज होगा, उनका टर्नओवर क्या है, एम्प्लॉयज़ का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी इस एप्लीकेशन में। अब है पैरक दौड़ सम्मान, ये क्या है, न्यू कैटेगरी अवार्ड है जो कि अनाउंस किया है एज पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, और इट हैज़ ए टोटल ऑफ 5 एडिशनल सब कैटेगरी पहले हैं। दिव्य मतलब प्लेटिनम, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही, विथ टॉप 3 सिटीज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन ईच। हर कैटेगरी में 3-3 को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन ए डिपार्चर फ्रॉम द प्रेजेंट क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएटिंग सिटीज़ ऑन पॉपुलेशन कैटेगरी। अब जो न्यू कैटेगरी है वो 6 इंडिकेटर वाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अब देखो पहले क्या होता था, कोई भी सिटी को जो मतलब डिसाइड किया जाता था, इवैल्यूएट किया जाता था, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि 6 इंडिकेटर बना दिए हैं, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही इनको इवैल्यूएट किया जाएगा। अब देखो कौन कौन से हैं, सेग्रीगेशन, वेस्ट को 3 में डिवाइड करना कि गीला कचरा, सूखा कचरा और हजार्ड, ठीक है। फिर उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या है, जो गीला कचरा है वो जनरेट जो हो रहा है उसके अगेंस्ट उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या है, रिसाइकलिंग कैपेसिटी क्या है, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेट और ड्राई वेस्ट, और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग, परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू, मतलब कितना % वेस्ट जो है लैंडफिल में जा रहा है, और सैनिटेशन स्टेटस क्या है सिटीज़ का। ये 6 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। महालनोबिस अवार्ड, अब देखो महालनोबिस को आप जानते हैं कौन है, स्टैटिस्टिशियन है, तो इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली क्या है कि फॉर्मर जो पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं C रंगराजन, उन्हें ये प्राइज़ दिया गया है PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन रिकग्नाइजेशन। इनका किस में कॉन्ट्रीब्यूशन था, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। अब ये जो अवार्ड है कौन स्पॉन्सर्ड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली अवार्ड जो है स्टैटिस्टिक्स अचीवमेंट से रिलेटेड है। अब प्रोफेसर PC महालनोबिस जो है हाईली डिस्टिंग्विश्ड स्टैटिस्टिशियन हैं who made extensive contributions to methodology, applications, statistical development and public policy। इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था और एडवाइज़र थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्हीं के नाम पे क्या बनाया जाता है, इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिकल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। फोबोस, ये क्या है, मार्स का बिगेस्ट मून है, इनर मोस्ट भी है और लार्जेस्ट ऑफ द 2 नेचुरल सैटेलाइट। मार्स की 2 नेचुरल जो सैटेलाइट है उसमें ये बड़ा है। एक और कौन सी है, डिमोस। तो दोनों जो मून है उन्हें डिस्कवर किया था 1877 में। फोबोस है क्या, एक्चुअली एक स्मॉल है, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है 11 किलोमीटर और ये डिमोस से 7 टाइम्स बड़ा है। ओके,
तो जो है ये फोबोस है, आप इसकी पिक्चर भी देख रहे होंगे कि कितना इरेगुलरली शेप्ड है। अभी हुआ क्या था कि इसरो का जो मंगलयान, अपना मॉम जो है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, उसने ये कैप्चर्ड की है इमेज फोबोस की, मार्स बिगेस्ट मून। ओके, तो फोबोस क्या है? मार्स का बिगेस्ट मून है। एक और दूसरा कौन है? डिमोस। ओके, so guys, if you like this video, then just like, share, do not forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.